की लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि किसी भी एक्सपेंसेस लॉसेस को हम लोग कैसे डेबिट और क्रेडिट करते हैं। मतलब एक्सपेंसेस और लॉसेस की जब केस होगी तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे, कब हम एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे और कब हम उसको क्रेडिट करेंगे। इन सारी बातों को आज की लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं, सीखेंगे। देखो, इसके पहले की लेक्चर जो मैं दिया था, लेक्चर नंबर 3B, उसमें मैं कंप्लीट एसेट्स पर वीडियो बनाया था। कंप्लीट एसेट्स कि एसेट्स से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन आ गया तो आप उसकी एंट्री कैसे करोगे, एसेट्स का डेबिट क्रेडिट कैसे करोगे, एसेट्स के केस में डेबिट क्रेडिट कैसे करोगे। तो इसके पहले की वीडियो में मैं आपको सिखा चुका हूं। होप कि आप सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स उस वीडियो को देखे होंगे और देखकर आप उससे लाभान्वित हुए होंगे, बहुत सारा लाभ आपको उससे मिला होगा। अगर आपको हमारी किसी भी क्लास में कोई परेशानी हो रहा हो, पूरी बात को ट्रांसपेरेंटली आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप बिंदास होकर कमेंट सेक्शन में जाओ और आप कमेंट करो कि आपको किस तरह की परेशानी हो रही है, मेरी वीडियोस आपके लिए यूजफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप उससे बहुत कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, क्लैरिटी आपको आ रही है कि नहीं आ रही टॉपिक में। कोई भी कमी अगर आपको लग रहा हो वीडियो में तो आप जरूर हम तक पहुंचाएं कमेंट के माध्यम से, ताकि मैं भी समझ सकूं कि कहां हमारा वीक पॉइंट है, क्या कोई वीक पॉइंट है भी या नहीं है। मैं अपने ओर से कोशिश करता हूं हर एक चीज को क्लियर करने का, ट्रांसपेरेंटली एकदम कॉन्सेप्ट पूरी की पूरी मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। फिर भी कहीं कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में जाकर कमेंट करो। देखो, अभी देखो एक्सपेंस और लॉस की जो रूल चले, अभी देखो रूल्स में हम लोग क्या कर रहे हैं भाई। मैं बार बार कह रहा हूं कि डेबिट और क्रेडिट को करने का 3 रूल है। हम लोग जो भी डेबिट एंड क्रेडिट कर रहे हैं, डेबिट एंड क्रेडिट जो भी हम लोग यहां पर सीख रहे हैं, डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब क्या, जर्नल एंट्री, जेई, इसको करने का हमारे पास 3 माध्यम है, 3 सोर्स है। एक तो हमारे पास है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल, इस गोल्डन रूल के अंदर आने वाला है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये आने वाला है नॉमिनल अकाउंट। सेकेंड हमारे यहां पर, सेकेंड हमारा जो है ये है एडिशनल रूल। इसी एडिशनल को हम लोग कहते हैं, एडिशनल रूल को, इसको कह रहे हैं हम लोग 4 पिलर ऑफ अकाउंट्स, 4 पिलर्स ऑफ अकाउंट, ये कह रहा है 4 पिलर्स ऑफ अकाउंट। और तीसरा मैं आपको यहां पर बताया था कि प्लस एंड माइनस रूल। ये 3 रूल की हेल्प लेकर हम लोग किसी भी तरह के ट्रांजैक्शंस को, चाहे वो सिंपल ट्रांजैक्शन हो या एडवांस नेचर का ट्रांजैक्शन हो या मोर एडवांस नेचर का ट्रांजैक्शन हो, किसी भी नेचर का ट्रांजैक्शन हो, आप हर एंट्री को कर सकते हैं, हर ट्रांजैक्शंस की जर्नल आप कर सकते हो। ये 3 रूल्स आपको आपके सामने हैं, जिसमें से अभी जो टॉपिक चल रहा है, जो भी लेक्चर मैं दे रहा हूं, 3 का A, 3 का B, 3 का C, ये जो लेक्चर चल रहा है ना, ये 4 पिलर वाली बात चल रही है। देखो, ये अभी मैं गोल्डन पर नहीं हूं। अब 4 पिलर को समझने के लिए ये प्लस माइनस को भी समझना जरूरी था, जिस पर मैं लेक्चर दे चुका हूं, लेक्चर नंबर 1 या 2, उसमें जाके आप देख लेना कि ये साइन कैसे डिराइव होता है। देखो, ये साइन का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे साइन को हम लोग यूज करते हैं ये 4 पिलर में। 4 पिलर को सीखने में ये हमारा प्लस माइनस का साइन बहुत हेल्प करता है, बहुत ही हेल्पफुल है। उससे क्लैरिटी आ जाता है ये 4 पिलर वाले रूल में। तो प्लस माइनस वाले साइन को भी आपको ठीक से देख लेना है, वो भी आप में कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप करेगा। तो देखो, डेबिट क्रेडिट जो हम लोग कर रहे हैं ना, इसमें से अभी हम लोग अकॉर्डिंग टू 4 पिलर्स, 4 पिलर्स के अकॉर्डिंग हम लोग जर्नल एंट्री को सीख रहे हैं। अब देखो, इसमें एक्सपेंस को मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं कि बैलेंस जो होता है, देखो अगर बैलेंस की मैं बात करूं
तो एसेट्स एंड एक्सपेंसेस लॉसेस की डेबिट बैलेंस होती है और इनकम एंड लायबिलिटी की क्रेडिट बैलेंस होती है। ये तो बैलेंस की बात है। क्योंकि बैलेंस को नहीं पकड़ोगे आप, क्रेडिट को मैं माइनस से डिनोट किया था और डेबिट को प्लस से, ठीक है, यही डिनोट किया था मैं। तो बैलेंस को नहीं पकड़ोगे तो आप इनको ना इंक्रीज करा पाओगे, ना बढ़ा पाओगे, ना घटा पाओगे और ना इनको जीरो कर पाओगे, ठीक है ना। जिनका भी मैथमेटिक्स थोड़ी सी भी पकड़ है, क्योंकि एकदम सिंपल प्लस माइनस की बात आया है, आपको देखो इन एसेट्स, एक्सपेंस और आई और एल के साथ प्ले करना है, खेलना है पूरा साल भर। क्योंकि एक साल के लिए अकाउंट्स आप बनाने जा रहे हो, ठीक है, तब प्ले करना है, खेलना है, ये जान लेना, प्ले है ये खेल, प्लस माइनस का खेल। किसके साथ प्लस माइनस का खेल खेलना है? ये चार पिलर के साथ। पूरे साल भर एक अकाउंटेंट इसी चार पिलर के साथ खेलते रहता है, खेलते रहता है, खेल है ये, खेल रहा है। और खेल में क्या खेलना है? तो साल भर क्या खेल खेलता है चारों के साथ? तो चारों के साथ यही खेल देखने के लिए मिलेगा। आप जब ऑब्जर्व करोगे, फाइनल कंक्लूजन पर जब पहुंचोगे, तो आपको पता चलेगा कितना मैजिकल खेल है। केवल कुल मिला के दो ही बात हो रहा है इन चारों पिलर के साथ। चाहे तो ये तीन बात हो रहा है मैक्सिमम, चाहे तो ये बढ़ रहे हैं, चाहे ये घट रहे हैं, चाहे ये हट रहे हैं। घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं या हट रहे हैं। हटना यानी जीरो हो जाना, यही साल भर खेल चल रहा है इनके साथ। क्या है यार अकाउंट्स में, एकदम समझ लो मजेदार चीज है। यही खेल खेलना है, सिंपल वाली खेल, ठीक है। चलो, तो हम लोग एक्सपेंस के साथ अभी खेलने जा रहा। देखो, मैं तो बोला बैलेंस कि आप देखो एसेट्स हो गया और एक्सपेंसेस लॉसेस हो गया, इनकी डेबिट बैलेंस होती है, और इनकम एंड लायबिलिटी जो उधर देख रहे हो उनकी क्रेडिट बैलेंस होती है। इसका मतलब यह मत समझ लेना कि पूरे जीवन में एसेट्स और एक्सपेंस केवल डेबिटे होगा, क्रेडिट नहीं हो सकता है। यानी एसेट जो है ये डेबिट भी हो सकता है एंट्री में, अब क्रेडिट भी हो सकता है। बस यही तो पहचानना है आपको कि कब हम एसेट्स को डेबिट करें और कब हम क्रेडिट करें, यही पहचानना है। इसी तरह से कब हम एक्सपेंस को डेबिट करें और कब हम एक्सपेंस को क्रेडिट करें। क्योंकि करना तो आपको एक ट्रांजैक्शन में दो काम है, क्योंकि एस्पेक्ट दो है, पहलू दो है, जिसमें एक को डेबिट करना है तो दूसरे को क्रेडिट करना है। जितना से डेबिट करना उतने से क्रेडिट करना, इक्वल रहेगा डेबिट एंड क्रेडिट, नॉट अनइक्वल, इक्वल रहेगा। डेबिट एंड क्रेडिट बोथ शुड बी इक्वल, इक्वल होना चाहिए, अनइक्वल नहीं होगा वो, ठीक है ना। चलो, तो मैं बोला कि एसेट्स हो, एक्सपेंसेस लॉसेस हो, लायबिलिटी हो या इनकम हो, ये एंट्री जब आप करोगे, ठीक है ना, तो ये डेबिट भी हो सकते हैं और क्रेडिट भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा प्रॉब्लम पर, प्रॉब्लम के इंफॉर्मेशन पर कि हमको करना क्या है। उस बात को आपको क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। आप अगर बात को समझोगे कि हां इस प्रॉब्लम में बढ़ाने के लिए बोल रहा है या घटाने के लिए बोल रहा है, दोनों में से कोई एक चीज बोलेगा, बढ़ाने के लिए बोलेगा, घटाने के लिए बोलेगा, ठीक है ना। बाद में जीरो करने के लिए भी बोल सकता है, जीरो करना यानी हटाना। तो अभी बात बढ़ाने घटाने की चल रहा। देखो, तो यहां पर होगा कि एक्सपेंस को हम लोग कब डेबिट करेंगे। देखो, जब एक्सपेंस जो है ना ये इंक्रीज करे, इंक्रीज यानी बढ़ने पर, इंक्रीज करेगा यानी बढ़ने पर हम लोग क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। और जब एक्सपेंसेस लॉसेस हमारा डिक्रीज हो, जब एक्सपेंस लॉसेस डिक्रीज यानी घटने पर, घटने पर इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो, एक चीज और यहां पर सीखो, समझो कि एक ही ट्रांजैक्शन में, यानी जो दो एस्पेक्ट होते हैं ना, मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई ट्रांजैक्शन अगर दिया हुआ है तो ये ट्रांजैक्शन जो दिया हुआ है इसमें दो एस्पेक्ट होंगे। देखो, 11th के स्टूडेंट से भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, एमसीक्यू में पूछ देगा, ठीक है, यस नो करने के लिए दे देगा कि भाई जो भी एस्पेक्ट होते हैं ट्रांजैक्शन का, वो दो होते हैं, एक होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं। मैं क्लियर कट बोल रहा हूं, देखो मैं क्लियर कट बता रहा हूं, ठीक है ना।
आई एम टेलिंग यू क्लियर कट कि देयर विल बी ओनली टू एस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शंस, नॉट वन, नॉट मोर देन टू। ना एक होगा, ना एक से, ना दो से ज्यादा होगा, ना दो से कम होगा, नॉट मोर देन टू, ठीक है, और नॉट लेस देन टू। टू से ना कम होगा और ना टू से ज्यादा होगा, टू होगा। दो होता है एस्पेक्ट। अब इसी दो एस्पेक्ट में से हमको करना क्या होता है, एक को डेबिट कर देना होता है तो एक को क्रेडिट कर देना होता है। अब आपको पहचानना होगा कि दो एस्पेक्ट जो दिया हुआ है उसमें वो जो भी दो एस्पेक्ट दिया हुआ है उसमें से वो एसेट्स है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, इनकम है क्या ये। इसीलिए मैं चारों का डिटेल्स को पढ़ा दिया था कि पहले चारों को पहचानने सीखो। एसेट्स को कैसे पहचाना जाए, एक्सपेंस कैसे पहचाना जाए, लायबिलिटी के अंदर कौन कौन से चीज आते हैं, इनको पहचानना होगा। क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन में जो दो एस्पेक्ट देख रहे हो उसमें दो तरह के चीज हो सकते हैं, ठीक है ना, दो तरह का चीज हो सकते हैं। एक जैसे मान लो डेबिट होगा तो मान लो डेबिट में कुछ एक्सपेंस आ गया, मान लो कोई एक्सपेंस आ गया तो क्रेडिट में एसेट आ सकता है, ठीक है, यानी मिक्स्ड हो सकता है ये एस्पेक्ट। तो आपको सारे जो देख रहे हो पिलर, वो चारों पिलर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, साथ में उसकी पहचान होना चाहिए, तब ना आप उसके रूल को लगा पाओगे जी। यही जानना है, ठीक है, कि जो दो एस्पेक्ट जो देख रहे हो ना ट्रांजैक्शन की, जो दो एस्पेक्ट हैं, मैं एस्पेक्ट पहले ही समझा चुका हूं एस्पेक्ट किसको कहा जा रहा है। अगर फैन बेचने का आपका दुकान है, कूलर बेचने का आपका दुकान है, एसी बेचने का आपका दुकान है, तो कूलर एसी जो ही बेचोगे वो एक एस्पेक्ट होगा, लेकिन बदले में जो आपको मिलेगा पैसा वगैरह जो भी मिलेगा वो भी एक एस्पेक्ट होगा। तो दो एस्पेक्ट हो गया। आप जिस चीज का लेन देन कर रहे हो वो प्रोडक्ट, और बदले में जो आपको मिलेगा वो, यही एस्पेक्ट है आपका। उसी दो एस्पेक्ट में से हम एक को डेबिट करने वाले हैं तो दूसरे को क्रेडिट करने वाले हैं, बस इतने तो करना है, ठीक है ना। तो चलो मजेदार बात मैं क्या सिखाया कि दो एस्पेक्ट में कोई जोड़ी नहीं है कि दोनों में से दोनों कोई एक ही चीज हो जाए, एसेट्स ही हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एस्पेक्ट में दोनों के दोनों एसेट्स हो, डेबिट भी एसेट्स है और क्रेडिट भी एसेट्स है, लेकिन दो तरह के एसेट हैं, एक ही तरह के नहीं, दो तरह के एसेट हैं। या मैं बोल रहा हूं कि एक्सपेंस के केस में जाओगे तो पता चलेगा एक एस्पेक्ट हमारा एक्सपेंस है तो एक एस्पेक्ट हमारा इसमें एसेट है, ऐसा पता चलेगा। अभी मैं दिखा रहा हूं, देखो ट्रांजैक्शन लेकर अभी मैं सिखा रहा हूं। तो यहां पर मैं बात क्या किया कि भाई जो एक्सपेंस लॉस आप यहां देख रहे हो ना, इस एक्सपेंस लॉस की एंट्री कैसे चलती है, इसके साथ कैसे खेले प्ले। तो सिंपल रूल आ गया कि भैया जब जब ये बढ़ेगा तो डेबिट कर देना और जब जब ये घटेगा तो क्रेडिट कर देना। ये भी मैं बात सिखाया कि अकाउंट्स जो बनाया जाता है 1 ईयर के लिए बनाया जाता है, 1 साल के लिए अकाउंट्स बनाया जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ की बात करोगे, जब जॉब में जाओगे तो अकाउंटिंग ईयर 1/4 को स्टार्ट होकर 31/3 अगले साल में जाकर ये एंड होता है, 1 साल कंप्लीट हुआ। तो पहले अकाउंट्स अप्रैल का बनता है, देखो पहले अप्रैल का अकाउंट्स बनेगा, 1 महीना का पूरा अप्रैल का बन गया। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मई का बनाएंगे हम लोग, जब मई कंप्लीट हो गया तो जून का बनाएंगे हम लोग, जून कंप्लीट हो गया तो अगस्त का अकाउंट्स बनाएंगे हम लोग। इस तरह से ये क्रम चलता रहेगा, कब तक, 31 मार्च तक, पूरे 12 महीना का अकाउंट्स बनाना है। अब बताओ कोई स्टाफ अगर हमारे पास है, जॉब कर रहा है हमारे पास, मेरा वर्क कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सैलरी पेमेंट करेंगे, सैलरी पेमेंट करेंगे। एकदम ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, बहुत मजेदार चीज मैं सिखा रहा हूं। देखो आप अप्रैल की सैलरी पेमेंट कर रहे हो, मान लो यहां पर 10K है, 10,000 रुपया, 10K। बताओ पहले ये सैलरी 0 था, पहले कोई पेमेंट नहीं किए थे, अब मैं पेमेंट शुरू किया हूं इस ईयर में। देखो ये जो हमारा ईयर है, इस ईयर का पहला पेमेंट यहां शुरू किया मैं। इसके पहले इस ईयर में कोई पेमेंट नहीं था क्योंकि ये ईयर अप्रैल से ही तो चालू हुआ ना। तो जब वो पूरा अप्रैल काम कर दिया तो मैं उसका पेमेंट करूंगा, ठीक है। तो मान लो अप्रैल से पहले इस सेशन का, इस ईयर का कोई पेमेंट नहीं था, मतलब 0 था, कोई सैलरी नहीं था।
अब वो अप्रैल में हमारा वर्कर जो हमारा एम्प्लॉय जो है वो काम किया और मैं उसको अब 10,000 रुपया वेतन देता हूं, तो अप्रैल में जब पूरा अप्रैल काम कर दिया तो 10,000 तो वेतन देंगे उसको। तो पहले जो सैलरी 0 था अब 10,000 हो गया, ठीक है। फिर मान लो आप मई में वो काम किया और फिर मई का सैलरी आप 10 के दे रहे हो, फिर वो जून में काम किया और फिर जून का भी आप 10 के उसको दे रहे हो। अब ये जो आपका एक्सपेंस सैलरी के रूप में होने लगा, पहले 0 था, अब जो ये एक्सपेंस आपका सैलरी के रूप में होने लगा, ये मार्च तक जाएगा, यहां तक जाएगा। तो बताओ ये एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है या घट रहा है? खुद समझ के देखो, बताओ यार। हर महीना पेमेंट करना है आपको, आपकी एक्सपेंस बढ़ रहा है या घट रहा है? सब लोग बोलोगे यार, एक सिंपल पर्सन, सिंपल स्टूडेंट भी बोलेगा कि सर बढ़ने लगा, पहले 0, फिर 10, 10 से 20, 20 से 30, फिर अगला महीना देंगे 40,000, फिर देंगे 50,000 हो जाएगा मेरा खर्चा, फिर देंगे 60,000 हो जाएगा। पूरे 12 महीना में 1,20,000 पेमेंट करना है, ठीक है ना। तो महीना महीना करके हमारा एक्सपेंस सैलरी के रूप में बढ़ने लगा। जब जब आप सैलरी का पेमेंट करोगे, सैलरी रूपी एक्सपेंस आपका बढ़ने लगा। इसी तरह अगर मैं रेंट का एग्जांपल ले लूं कि भैया 10,000 जो है हमको रेंट पे करना है लैंडलॉर्ड को, सॉरी मान लो हमारा रेंट जो है ये अप्रैल से पहले 0 था, मान लो हमको लैंडलॉर्ड को 15K का सैलरी पेमेंट करना है, 15,000 पर मंथ का सैलरी, सॉरी रेंट पेमेंट करना है हमें लैंडलॉर्ड को, ठीक है। ऑफिस का जो मैं ऑफिस लिए हुआ हूं रेंट पर, उस ऑफिस का रेंट पे करना है 15,000 रुपया पर मंथ। पहले ये 0 था, अब अप्रैल का मैं 15,000 दे दिया, फिर मई का भी दिया, फिर जून का भी दिया। अब बताओ कि ये रेंट के रूप में हमारा जो एक्सपेंस है ये बढ़ रहा है या घट रहा है? यार बेवकूफ आदमी भी समझाएगा, सिंपल आदमी भी समझाएगा हमको कि सर तो बढ़ने लगा। पहले आपका खर्चा 0, फिर हो गया 15,000, फिर 15 दिए तो हो गया 30,000, फिर 15 दिए तो हो गया 45,000, और फिर 15 आगे दीजिएगा तो हो गया 60,000। इस तरह से साल में आपको 1,80,000 देना है। 12 महीना का 12 इंटू 15 करोगे, 12 डेढ़े 18 हो जाता है, 1,80,000 रुपया आपको देना है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मंथ वाइज आप पेमेंट करते जा रहे हो, आपका एक्सपेंस क्या होते चला जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखोगे तो जिंदगी में कभी यार एंट्री ही नहीं भूलोगे। इस जन्म में तो क्या, अगले 100 जन्म में भी नहीं भूलने वाले हो। इस जन्म की बात तो छोड़ दो, आप भूल ही नहीं सकते हो। इसको कहा जाता है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ठीक है ना। अब समझना, देखो अब मैं ट्रांजैक्शन पर आ रहा हूं, समझो। अब देखो मैं एक ट्रांजैक्शन यहां पर लूं, मैं ट्रांजैक्शन ले रहा हूं। देखो अब ऐसे लिखा हुआ है कि पेड सैलरी रुपीज 10,000। अब देखो ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन है। इस ट्रांजैक्शन में आपको खोजना क्या है? 2 एस्पेक्ट जो कि हिडन है, छिपा हुआ है, इसी ट्रांजैक्शन में है। पढ़ के आप खुद निकाल सकते हो। पेड मतलब क्या? दिया है। क्या दिया है? सैलरी, ठीक है। पेड सैलरी, सैलरी दिए हो। बताओ किसी को सैलरी दिया जाता है कि सैलरी के रूप में पैसा दिया जाता है? अरे भाई जो काम किया उसका नाम तुम सैलरी दे दिए हो, लेकिन बदले में रिवार्ड जो आप उसको दे रहे हो वो तो मनी ना देगा जी, पैसा ना दे रहा है सैलरी के रूप में। सैलरी के फॉर्म में हम क्या दे रहे हैं उसको? पैसा दे रहा है। पैसा कितना? 10,000। तो एक एस्पेक्ट मेरा सैलरी है तो दूसरा एस्पेक्ट हमारा पैसा है, कैश, मनी, ठीक है। अगर मैं इस जगह बोल दूं कि पेड रेंट बाई चेक रुपीज 15,000। अब बता, पेड किए हो, दिए हो, क्या दिए हो? रेंट। भैया रेंट नहीं, रेंट के लिए पैसा दिया जाता है। आप पैसा दिए हो, किस मद में दिए हो? रेंट के मद में दिए हो। किस पर्पस के लिए दिए हो? रेंट पर्पस के लिए दिए हो। पर्पस रेंट है, दिए क्या हो? पैसा। दिए क्या हो? पैसा, ठीक है। पर्पस क्या था? रेंट। मद क्या है? रेंट। यहां आप दिए क्या हो? पैसा दिए हो, सैलरी नहीं।
पैसा दिए हो, लेकिन किस मद में दिए हो, किस नाम पर दिए हो, सैलरी के नाम पर दिए हो, सैलरी के लिए दिए हो। तो हमारा देखो दो एस्पेक्ट यहां पर रेंट हो गया और कैश। लेकिन इस कैश का पेमेंट किया कौन, कौन पेमेंट किया है, बैंक। देखो ये हिडन है यहां पर बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट किए हो, चेक से, तो चेक पॉकेट में रखे रहेगा लैंडलॉर्ड कि बैंक में जाके अपना भजाएगा। ठीक है, हमारा जहां बैंक है वहां जाएगा वो, या अपने बैंक अकाउंट में वो अपना चेक को जमा करेगा और वो बैंक मेरे बैंक अकाउंट में उस चेक को भेजेगा कलेक्शन के लिए। तो जो भी होगा पेमेंट बैंक करने वाला है, चेक जैसे ही हम काटेंगे पेमेंट बैंक करेगा। तो एक एस्पेक्ट हमारा पर यहां कैश नहीं बन के क्या बन जाएगा, बैंक। हमारा देखो ये कैश एस्पेक्ट नहीं बनेगा, ये कैश का पेमेंट बिजनेस खुद नहीं किया, सेल्फ नहीं किया, ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है, ठीक है ना, तो वो बैंक पेमेंट किया है, ये बैंक। तो एक एस्पेक्ट बैंक है और एक एस्पेक्ट यहां पर रेंट है। बस ऐसे एस्पेक्ट को पहचानने सीख जाओगे, पहला काम तो आपका 90% काम तो हो गया यार, 90% सीख गए आप। ठीक है ना। अब समझो कि दो एस्पेक्ट जो सैलरी और यहां पर 10,000 देख रहे हो, अब इसको पहचानो कि ये है क्या, सैलरी क्या है। एक बार आप सैलरी किसी को दे दिए तो बताओ वो वापस करेगा क्या, वापस करेगा? आप ही लोग समझाओ ना भाई। किसी वर्कर को, किसी इंप्लाई को अगर हम सैलरी पेमेंट कर दें, अप्रैल का सैलरी दे दें, तो बताओ मई में लाके पैसा लौटा देगा? अरे आप ही कहीं कंपनी में जॉब करोगे यार, तो जो पैसा आपको पॉकेट में मिल गया काम करने के बदले, वो पैसा कंपनी को वापस कर देगा काजी। तो एक बार जो पेमेंट आप कर दिया, नेवर रिफंड ऑफ चांसेस इज कॉल्ड एक्सपेंसेस ना। पेमेंट वंस डन, नेवर रिफंड ऑफ चांसेस इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। तो फिर ये सैलरी है क्या? सैलरी एक्सपेंस है, ये ई है। क्या है? ई। तो ई वाला चलेगा, देखो फार्मूला ई, ये चलेगा। अब देखो ये कैश है, कैश। कैश क्या है भैया? आप सैलरी पेमेंट किए हो, मतलब क्या कैश पेमेंट किए हो? किस मद में? सैलरी के मद में। कैश क्या है आपके पास से? और ये कैश क्या है आपका? ये कैश आपका एसेट्स है। कैश ऑलवेज एसेट्स होता है। कैश आपके पास आए या आपके पास से जाए, क्योंकि बिजनेस में कैश आता भी है और बिजनेस से जाता भी है। तो जाता हुआ आता, आएगा तक एसेट्स और जाएगा तक कुछ और कहलाने लगेगा, ऐसा नहीं है। कैसे एसेट्स ही रहेगा वो। एसेट्स आता भी है, एसेट जाता भी है। ठीक है, एक्सेस बढ़ता भी है, एसेट्स घटता भी है। एक्सपेंस बढ़ता भी है, एक्सपेंस घटता भी है। लायबिलिटी बढ़ता भी है, लायबिलिटी घटता भी है। इनकम बढ़ता भी है, इनकम घटता भी है। यह समझना है। नाम बदल नहीं जाएगा। पैसा मेरा जा रहा है तो बहुत लोग इसको एक्सपेंस बोलने लगता है। अरे भैया एक्सपेंस तो सैलरी है, कि आप एक बार दे दिए स्टाफ को तो वापस नहीं करेगा, ये एक्सपेंस है। लेकिन आप एक्सपेंस के लिए क्या पेमेंट किए हो? कैश। इस एक्सपेंस का सेटलमेंट जो किए हो आप इंप्लाई के साथ, किस चीज में किए हो? किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में। कैश पेमेंट करके सेटलमेंट किए हो कि लो भैया तुम्हारा जो काम है उसको हम सेटल कर रहे हैं, निपटारा कर दे रहे हैं कैश देके आपको। तो कैश हमारा यहां है। ठीक है ना। अरे ये मार्कर को मान लो, जब मैं खरीदा हूं तो मार्कर, ठीक है, और जब बेचेंगे तो क्या इसको तलवार बोलेंगे? अरे भाई मार्कर है ना, जब खरीदे तो मार्कर आया और जब बेचे तो मार्कर गया। ऐसा थोड़े है कि आएगा तो मार्कर और जाएगा तो तलवार बोलने लगे इसको। ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये सारी कॉन्सेप्ट को आप समझो तो आपसे एंट्री में भूल नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो देखो एक ही ट्रांजेक्शंस में जो दो एस्पेक्ट देख रहे हो, दोनों दो नेचर का चीज हो गए। एक ई है तो दूसरा ए हो गया। तो एक में ई वाला रूल डिराइव होगा, चलेगा, तो एक में ए वाला रूल चलेगा, एसेट्स वाला। और मैं एसेट्स में भी आपको रूल लिख के दिखाया था कि ये जो एसेट्स वाला रूल होता है कि जब ये इंक्रीज होगा यानी बढ़ेगा, बढ़ने पर इसको डेबिट किया जाएगा, और जब ये डिक्रीज होगा, घटेगा, ठीक है ना, घटने पर ये क्रेडिट होगा। यानी जो रूल आप एसेट के लिए देख रहे हो वही रूल आपका एक्सपेंस के लिए है। क्यों? एक ही रूल दोनों के लिए क्यों है? क्योंकि मैं बोला कि ये जो प्लस होता है डेबिट, इसका देखो ये हम लोग जो प्लस यहां बैलेंस जो होता है वो ए का ई का, ये दो चीज देख रहे हो ना, इनका प्लस बैलेंस होता है।
तो इन पर एक रूल अप्लाई होता है। लेकिन जब हम क्रेडिट में जा रहे हैं एल और आई में, तो इन पर एक रूल अप्लाई होगा। देखो एल और आई पर, जो एल पर अप्लाई होगा वही आई पर भी अप्लाई होगा, क्योंकि ये दोनों का क्रेडिट बैलेंस है। यही समझना है, दोनों का क्रेडिट बैलेंस है। अब समझो, देखो मैं इसकी एंट्री कर रहा हूं, अब आप भी एंट्री कर सकते हो कि सैलरी, यहां पर पेड सैलरी लिखा हुआ है, सैलरी का पेमेंट किया। तो हम पहले चलो अब यही ना जानना है जी कि हम ये ई और ए में से किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें। इतने तो जानना है आपको कि ई एंड ए में से हम किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें, इतना ही ना जानना है। तो चलो किसी एक को पहले हम लोग देखते हैं। चलो ई को देखते हैं, पहले ई पर सोचते हैं। किसी एक पर सोच के एंट्री लो, दोनों को एक ही बार में नहीं सोचना है, किसी एक पर सोचना है। देखो आप ई पर सोचो चाहे ए पर सोचो, किसी एक पर सोचो, ठीक है ना, किसी एक पर सोच सकते हो। अब चलो मैं ई पर सोच रहा हूं कि आप सैलरी पेमेंट किए हो, ठीक है। पहले सैलरी के रूप में आप 0 पेमेंट किए थे, अभी सैलरी के रूप में आप 10,000 पेमेंट किए हो। बताओ ये एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है? सारे बच्चे बोलोगे सर बढ़ रहा है। जब जब हम सैलरी का पेमेंट करते चले जाएंगे, हमारा खर्च सैलरी के रूप में बढ़ता चला जाएगा। अब यहां लिख रहा है कि जब एक्सपेंस बढ़ता है, बढ़ने पर तो इसको क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो ये डेबिट में चला जाएगा। मिल गया हमको, देखो आंसर बहुत इजीली मिल गया। अब सैलरी का सेटलमेंट आप कैश में किए हो, आपके पॉकेट से गया क्या? सेटलमेंट किसके माध्यम से किए हो? कैश के माध्यम से। आपके पॉकेट से, बिजनेस के घर से कैश जा रहा है, और कैश आपका एसेट है। तो जब आपके पास से कैश निकल रहा है, तो बताओ कैश रूपी एसेट्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये सब लोग बोलो सर घट रहा है। तो देखो यहां एसेट वाली फॉर्मूला, डिक्रीज घटने पर, जब एसेट्स घटेगा तो एसेट्स को क्या किया जाता है? क्रेडिट। तो फिर ये जो एसेट देख रहे हो क्रेडिट में चला गया। तो मेरा जो एंट्री बन गया वो क्या एंट्री बन गया? एंट्री बन गया सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, सैलरीज अकाउंट डेबिट। अब 2 हो गया यहां पर कैश अकाउंट, ये हो गया अमाउंट 10 के हो जाएगा, 10,000 एंड 10,000। तो हमारा देखो ये एंट्री हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन हो गया, बीइंग पेड सैलरी, नरेशन लिखना होगा, क्योंकि एग्जाम पर्पज से देखो नरेशन लिखना बहुत कंपलसरी है भाई। आधा नंबर कैरी करता है नरेशन। अगर 2 नंबर का एक जर्नल है, नरेशन छोड़ दोगे तो 1 नंबर मिलेगा, नरेशन लिखोगे पूरा 2 नंबर मिलेगा, अगर सही बनाए हो इसको। तो एक एंट्री देखो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। अब आप खुद फटाफट बता दो कि इसकी एंट्री क्या होगा? पेड रेंट बाई चेक। किसी एक पर सोचकर आपको एंट्री लेना है, ठीक है। मान लो हम रेंट पर ही सोच रहे हैं, पेड किए हो, पेड की हो तो एक्सपेंस है, क्योंकि हम जब रेंट एक बार पेमेंट कर दिए तो वापस हमको नहीं मिलने वाला है, दैट इज एक्सपेंस है वो, तो एक्सपेंस वाले रूल चलेगा। पहले रेंट के रूप में आपका एक्सपेंस 0 था, अभी रेंट के रूप में आपका एक्सपेंस 15,000 का आ गया। बताओ हमारा रेंट रूपी एक्सपेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? सब लोग बोलोगे सर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना जी, पहले 0 था 15,000 हुआ, मतलब बढ़ने लगा, फिर 15 देंगे तो 30,000 हो जाएगा, ऐसे बढ़ने लगा रेंट के रूप में एक्सपेंस हमारा, यानी एक्सपेंस मेरा बढ़ रहा है, रेंट के रूप में मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है। अब देखो एक्सपेंस का रूल क्या कह रहा है? बढ़ने पर क्या करना है? डेबिट करना है। तो बढ़ने पर डेबिट करना है, तो चला गया डेबिट में। अब हमारा एक एस्पेक्ट क्या है? देखो बैंक, और बैंक क्या होता है? अरे बैंक में मेरा रुपया है ना जी, बैंक से हम लेंगे ना, ठीक है। बैंक में मेरा रुपया है, मतलब एसेट है मेरा। ये क्या है? ये एसेट। अब मेरे बिहाफ में बैंक पेमेंट कर दिया लैंडलॉर्ड को, तब बताओ बैंक में जितना रुपया मेरा रखा हुआ था उसमें से बैंक हमारे बदले पेमेंट कर दिया लैंडलॉर्ड को, तब मेरा बैंक में जो रुपया था वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? अरे हम पेमेंट करें या मेरे बिहाफ में बैंक पेमेंट कर दे, बैंक में मेरा रुपया बढ़ रहा है कि घट रहा है? सब लोग बोलो सर घट रहा है। अब बैंक एसेट है और रुपया घट रहा है, मतलब एसेट घट रहा है। तो देखो एसेट वाली फार्मूला कि डिक्रीज होगा, एसेट को घटने पर क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। तो फिर आपका ये क्रेडिट में चला गया। कितना सिंपल है भाई, कितना सिंपल है। देखो इससे सिंपल क्या हो सकता है? अब अगर इसकी एंट्री करना है तो रेंट अकाउंट डेबिट, और 2 हो गया यहां पर बैंक अकाउंट, ये हो गया 15,000।
तो ऐसे आपकी देखो ये एंट्री भी कंप्लीट हो गया। बीइंग रेंट पेड लिख देना तो एक एंट्री देखो यहां कंप्लीट हो गया। तो ऐसे एक्सपेंस की एंट्री करना है, ठीक है ना। चलो, होप कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, दोनों एंट्री आप समझ गए होंगे। अब मैं आगे की बात समझा रहा हूं। देखो अभी हुआ क्या, आप अगर थोड़ा सा गौर किए हो, थोड़ा सा गौर फरमाए हो, तो हो क्या रहा था। देखो कि भाई अप्रैल का मैंने सैलरी पेमेंट कर दिया, अप्रैल का जो सैलरी था वो मैं पेमेंट किया 10,000 रुपया। अभी जो मैं एग्जांपल लिया था, कब पेमेंट किया, सैलरी का पेमेंट कब किया जाएगा, काम करने के बाद या काम करने के पहले। सब लोग कहोगे सर काम करने के बाद, काम पहले ले लिया जाता है, पूरा महीना तब दिया जाता है सैलरी। लेकिन कभी कभी होता क्या है, देखो तो अगर काम करने के बाद दिए हो, आफ्टर कंप्लीटिंग मंथ, ठीक है, आफ्टर वर्क अगर दिए हो काम करने के बाद, ठीक है ना, तो यहां पर पेड वर्ड आता है आफ्टर वर्क, ठीक है, सैलरी का पेमेंट कर दिए हो, तो अभी हम पेमेंट वाली एंट्री सिखा दिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो काम कर दिया अप्रैल में और आप उसका पेमेंट नहीं अप्रैल में किए, चाहे तो बिजनेस में लिक्विड की कमी है, कैश की कमी है, आप अपने एम्प्लॉय को ये भरोसा दे दिए कि भैया नेक्स्ट मंथ में पेमेंट देंगे, अभी पैसा बिजनेस में नहीं है, तो आप अप्रैल का काम करवा तो लिए लेकिन पैसा अप्रैल में नहीं दे रहे हो, बोल क्या रहे हो कि हम मई में देंगे। तो एक्सपेंस में होता क्या है, देखो सैलरी तो हमारा क्या है, एक्सपेंस ना है भाई। तो एक्सपेंस में तीन सिचुएशन होता है, देखो तीन। एक पेड हो जाता है, अगर आप सर्विस ले लिए हो, काम करवा लिया और पेमेंट कर दिया, वर्क के बाद पेमेंट कर दिया तो हो गया पेड। एक होता है काम करवा लिया और पेमेंट अभी तक नहीं की हो, इसको कहा जाता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग की हिंदी होता है बकाया। बकाया, काम तो करवा लिया लेकिन कह दिया कि भाई अभी पैसा नहीं है, हम बाद में देंगे आपको, अप्रैल वाला मई में देंगे, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला जाएगा इसको, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री कैसे किया जाएगा, आज की लेक्चर में मैं आपको वो नहीं सिखाया हूं। आज के लेक्चर में पेड वर्ड में सिखाया कि जब पेड कर दिए हो तब एंट्री कैसे किया जाएगा। थर्ड एक सिचुएशन आता है किसी भी एक्सपेंस में, एडवांस पेड। एडवांस पेड, एडवांस पेड में जैसे मान लो कि आपका परमानेंट वर्कर है, परमानेंट वर्कर को ही सैलरी दिया जाता है, कैजुअल वर्कर को वेजेस दिया जाता है, मजदूरी वेजेस। जो परमानेंट वर्कर है उनको सैलरी दिया जाता है। तो जब आपका परमानेंट वर्कर है और कभी उसको पैसे की अर्जेंसी आ गया और अप्रैल में वो कह रहा है कि भैया हमको मई का भी पैसा दे दीजिए, मई में जब हम काम करेंगे तो मत दीजिएगा, लेकिन अभी अर्जेंसी है, आप मई का भी पैसा हमको अप्रैल में दे दीजिए, क्या करोगे आप। हालांकि आप पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन यू, बट जनरली देखा गया है, फ्रीक्वेंटली इट हैज सीन, ठीक है ना, अक्सर देखा गया है ये कि एम्प्लॉय जो है वो सुनता है बात को और दे देता है। तब आप मई का सर्विस तो दिया नहीं, मई में तभी तक जॉब किया, काम किया नहीं है, लेकिन मई का भी पैसा आप अप्रैल में दे रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो आप, एडवांस पेमेंट कर रहे हो। तो जब एडवांस पेमेंट का सिचुएशन हो जाएगा तब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो आज की लेक्चर में देखो आपको आउटस्टैंडिंग और एडवांस की एंट्री नहीं सिखाया हम। अगर काम किया वो जिस मंथ में और उसी मंथ में उसका सेटलमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो उसकी एंट्री हम आपको आज सिखा दिए, यानी पेड वाली एंट्री हम आपको सिखाए कैसे होता है। अब आउटस्टैंडिंग और एडवांस वाली एंट्री थोड़ा क्या होता है, एडवांस एंट्री हो जाता है, एडवांस नेचर का, ठीक है, एडवांस नेचर की एंट्री है। तो एडवांस नेचर का भी वीडियो मैं बनाऊंगा और वहां ऐसे सेलेक्टेड ट्रांजैक्शंस की एंट्री मैं सिखाऊंगा। तो होप कि आज की क्लास में आपको एक्सपेंस बोलकर, यानी एक्सपेंस की एंट्री को बोलकर बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंस की एंट्री के साथ कैसे खेला जाता है, इसकी एंट्री कैसे किया जाता है। ठीक है, चलो आज हम लोग इस वीडियो को अब यहीं पर स्टॉप करेंगे। अगला जो हमारा वीडियो आएगा, अगला जो हमारा लेक्चर आएगा वो लायबिलिटी को लेकर आएगा, फिर हम इनकम को लेकर बात करेंगे। इस तरह से 4 पिलर पर हमारा वीडियो जब पूरा समाप्त हो जाएगा तब मैं गोल्डन रूल की बात करूंगा, पर्सनल रियल नॉमिनल की बात, कि उससे कैसे एंट्री किया जाता है, उसका क्या तरीका है एंट्री करने का। ठीक है ना, तो आप इस वीडियो को ठीक से देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए और इससे बहुत कुछ सीखिए। बहुत जल्द हम मिलते हैं अपना अगले क्लास में।